बेताल के दिए विकल्पों को सुन विक्रम सोच में खो गया था। उसे पता था कि इस जमाने में ये दोनों ही खूबियां काम की है। हालांकि अगर ऊपर ऊपर से सोचे तो तीरंदाजी की खूबी कमाल की है। आप निशाने में माहिर हो सकते हैं और अपने दुश्मन से द्वंद्व करने की जरूरत नहीं है। आप दूर से ही उसे तीरंदाजी से मात दे सकते हैं। अगर विक्रम की जगह कोई और होता तो वो तीरंदाजी सुनते ही उस विकल्प को चुन लेता, लेकिन विक्रम विकल्प चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसके विचार से तीरंदाजी भले ही दूसरे आक्रमण करने में उपयोगी हो, लेकिन फिर भी वो उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, क्योंकि तीरंदाजी करने के लिए आपको बार बार कमान खींचने की जरूरत है और जरूरी भी नहीं है कि हर बार निशाना लग ही जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तीरंदाजी के लिए मुख्य वस्तु की जरूरत थी तीर, और अगर तीर खत्म तो तीरंदाजी भी खत्म। और साथ ही विक्रम के मुताबिक हर जगह धनुष और तीर का वजन उठाकर चलना भी कठिन था, और तीर भी वो अपने साथ कितने ले सकता था। इसलिए विक्रम ने तीरंदाजी के विकल्प को चुनने से पहले घुड़सवारी के फायदे और नुकसान पर भी सोचना जरूरी समझा। घुड़सवारी उस जमाने में एक बहुत ही उपयोगी काबिलियत थी, क्योंकि विक्रम के सैनिक भी घुड़सवारी और घुड़सवारी करते करते युद्ध करना नहीं जानते थे। और घुड़सवारी की काबिलियत की वजह से ही इस देश के महाराज के सबसे वफादार सैनिकों पर इस प्रदेश के महाराज को उन पर भरोसा था, क्योंकि इस दुनिया में सम्राट की सेना के सामने टिक सके ऐसी कोई दूसरी सेना भी नहीं थी। और उस सेना की खासियत थी कि वे युद्ध के साथ साथ घुड़सवारी में काबिल थे। और घुड़सवारी इस जमाने में एक बहुत ही उपयोगी काबिलियत थी, क्योंकि किसी दिन अगर वो अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो तो, और अगर वे उन्हें हरा सकते हैं तो वे लड़ेंगे, और अगर दुश्मन सोच से ज्यादा ताकतवर हो या खतरे में हो तो वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग भी तो सकते हैं। और ये लाभ तीरंदाजी में नहीं था। और विक्रम जानता था कि अगर विक्रम ने घुड़सवारी विकल्प चुना तो बेताल उसे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन घुड़सवारी का ज्ञान देगा, जिसे इस दुनिया में शायद ही कोई जानता हो। इसी वजह से विक्रम ने काफी देर इन दोनों विकल्पों पर सोचा, और अंत में उसने सोचते हुए ही बेताल से कहा, तीरंदाजी और घुड़सवारी। मैं घुड़सवारी को चुनता हूँ। विक्रम का जवाब सुन बेताल ने हंसते हुए कहा, उत्तम, ठीक है तो राजकुमार विक्रम, आपसे हो तुम बेहतरीन घुड़सवार, तो करके दिखाओ तुम कोई कमाल। इतना कहते ही जोर जोर से हंसते हुए बेताल वहां से चला गया, और विक्रम के आसपास सब फिर से सामान्य हो गया। विक्रम ने फिर लीला की तरफ देखा और उसे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युवती लीला, मेरे ख्याल से आप साहसी महिला हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। दामोदर जी, इन्हें हमारे साथ काफिले में शामिल करें, ये हमारे साथ सफर करेंगी। विक्रम की बात सुन लीला ने खुश होते हुए कहा, आपका खूब खूब आभार महाशय। और फिर से काफिला अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। विक्रम को घुड़सवारी का ज्ञान मिल चुका था, और उसने ध्यान दिया कि जब वो पहले घोड़े पर बैठता तो उसे घोड़े के उतार चढ़ाव की वजह से काफी मुश्किल होती थी, और इससे साथ ही उसके शरीर में दर्द भी महसूस होता था। लेकिन अब उसने उन उतार चढ़ाव के हिसाब से खुद को ढाल लिया था, और विक्रम को एहसास हुआ कि अब वो आसानी से घुड़सवारी कर पा रहा है, तथा उसे घोड़े की हरकतें भी समझ में आ रही है। अचानक से ही विक्रम के आसपास का वातावरण बदल गया था। विक्रम को बेताल से मिली यह खूबी काफी उपयोगी हो रही थी। विक्रम को अब घुड़सवारी करने में आनंद आ रहा था। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में चल रही श्रीमती लीला से कहा, वैसे श्रीमती, आखिर आपने एक महिला होकर भी हमारी सेना को रोकने का साहस कैसे कर दिखाया? विक्रम जानता था कि आमतौर पर सामान्य लोग सेना को देख डर जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं, या तो सेना को देख अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन सेना को रोकने का साहस करने की हिम्मत दुर्भाग्य से ही कोई करता है, और लीला तो फिर भी महिला थी। इसी वजह से विक्रम को लीला के उत्तर में रुचि हुई। लीला ने थोड़ा घबराते हुए विक्रम से कहा, जी महाशय, असलियत यह है कि मैंने आपको कल ही देख लिया था, लेकिन कल मेरी आपसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। सेना को देख मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप दूसरे मुसाफिरों और रास्ते में आ रहे लोगों से दया भावना से बात कर रहे हैं, तो मैंने आज आपसे मिलने का साहस किया। लीला की बात सुन विक्रम ने अपना सिर हिलाया और वापस से सवाल पूछते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा था कि आप अपने पति की तलाश में हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे ये बताना उचित समझेंगी कि आपके पति का नाम क्या है और वे इस वक्त कहाँ हैं? विक्रम की बात सुन लीला ने उदास होते हुए कहा, जी सूबेदार जी, मेरे पति का नाम गोविंद है और इस वक्त वे गढ़ दीवार के निर्माण का काम कर रहे हैं। लीला की बात सुन विक्रम अचानक से चौंक गया और उसने लीला की ओर देखा। लीला को देख उसे एहसास हो रहा था कि वो लीला को पहले कहीं देख चुका है, और साथ ही उसे ये भी विचार आया कि अगर ये वही है तो मुझे संदेह है कि इस बार उसे दीवार पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। विक्रम को इस तरह से खुद को देखते हुए लीला थोड़ा सा सावधान हो गई और उसने घबराते हुए विक्रम से पूछा, कुछ हुआ है क्या महाशय? लीला की बात सुन विक्रम ने तुरंत ही अपना चेहरा सामने कर लिया और धीमी आवाज में दामोदर को आदेश देते हुए कहा, दामोदर, कुछ सैनिकों को दीवार पर जल्दी से भेजो और गोविंद नाम के इस आदमी को ढूंढने के लिए कहो। दामोदर ने तुरंत ही आदेश को स्वीकार किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जब लीला ने यह देखा तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई और उसने विक्रम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपका खूब खूब धन्यवाद महाशय। विक्रम ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर दूसरा सवाल पूछने वाला ही था कि तभी पीछे से अवंतिका दौड़ते हुए आई और उसने लीला का हाथ पकड़ा और जलन के साथ कहा, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, और हाँ, ये आदमी भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। लीला अवंतिका के इस तरह के जल्दी से किए कार्य से थोड़ा चौंक गई थी और फिर चौंकते हुए अवंतिका को देखे जा रही थी। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विक्रम के सिर हिलाने की वजह से उसने अवंतिका के साथ जाना सही समझा। लेकिन जैसे ही विक्रम ने अवंतिका को देखा तो उसने पाया कि अवंतिका गुस्से भरी निगाहों से विक्रम को देखते हुए लीला को ले जा रही थी।
विक्रम ने यह देख अपना सिर नामे हिलाया और आगे बढ़ने लगा। विक्रम और उसके लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी विक्रम को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कारवा पास आता दिखाई दिया। लेकिन जब विक्रम ने ध्यान से उस कारवा को देखा तो विक्रम को उसमें कुछ परिचित लोग दिखाई दिए और उन्हें देख विक्रम ने खुश होते हुए दामोदर से कहा, दामोदर, पीछे आ रहे उस कारवा को बुलाओ, उनसे हम जरूरी सामान खरीदेंगे। दामोदर अचानक से विक्रम से ऐसा आदेश पाकर चौंक गया और उसने अपनी हैरानी जताते हुए कहा, सूबेदार जी, मुझे नहीं लगता कि ये कारवा अपने साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कारवां दीवार के उस पार आदि मानव लोगों के साथ ही व्यापार करते हैं। वे उन्हें जीवन जरूरतों की वस्तुएं देते हैं और बदले में आदि मानव से हीरे जवाहरात जैसी कीमती वस्तुएं लेते हैं, जिनकी कीमत का उन आदि मानवों को पता ही नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारे साथ व्यापार कर नुकसान का धंधा करेंगे और मुझे नहीं लगता कि उनके पास हमारे काम की चीजें होंगी, और होंगी तो भी वो हमें बेचेंगे नहीं। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, तुम आदेश का पालन करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। विक्रम की बात सुन दामोदर ने अपना सर नीचे किया और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन जब उसने कारवा से बात की तो उसे यह मालूम हुआ कि कारवा के पास सिर्फ उनके काम की वस्तुएं हैं और वे उन्हें सही दाम पर बेचने के लिए भी तैयार हैं। ये देख दामोदर को शक हुआ कि यह संयोग है या फिर कुछ और। तभी वापस आकर जब विक्रम के मुस्कुराते चेहरे को देखा तो वो सब कुछ समझ गया। उसने सैनिकों की ओर चिल्लाते हुए कहा, मेरे सैनिक भाइयों, हमारे महान सूबेदार ने पीछे आ रहे कारवा से हमें खाने और जरूरत की सभी चीजें लेने के लिए छूट दी है और इन सभी चीजों का भुगतान भी वे ही करेंगे, इसलिए सभी लोग कतार में खाना लेने के लिए खड़े हो जाएं। दामोदर के मुंह से यह बात सुन सभी लोग खुशी के मारे विक्रम की जय जयकार करने लगे। सभी लोगों के बीच खुशी की एक लहर छा गई थी। उन लोगों ने विक्रम के कारनामे तो देखे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उनका भरण पोषण कर पाएगा, और इस तरह के जंगल जैसे इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विक्रम के इस कारनामे से सभी लोग खुश हो गए। वास्तव में शिविर में सूबेदार धनंजय को लग रहा था कि विक्रम एक बच्चा है और उसे युद्ध के अलावा सांसारिक ज्ञान नहीं है। इसी वजह से शिविर से निकलते वक्त धनंजय ने कटाक्ष में विक्रम से सभी सैनिकों के खाने को लेकर प्रश्न किया था और उस समय विक्रम ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया था, जिस वजह से सूबेदार धनंजय को लगा कि सांसारिक ज्ञान के मामले में वे विक्रम से जीत गए। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो नजारा देखा उससे वो पूरी तरह से चौंक गए थे। उन्हें यकीन था कि अगर वे विक्रम की जगह होते तो इस तरह का कार्य वो नहीं कर पाते। उन्हें पता था कि इससे विक्रम के ही धन का नुकसान होगा। फिर भी विक्रम को सैनिकों के लिए ये कार्य करते देख मन ही मन धनंजय को विक्रम पर गर्व हुआ और साथ ही साथ उसे खुद की गलती का भी एहसास हुआ। जब उसने विक्रम को खुद के पास आता देखा तो उसने सोचा कि वो विक्रम से माफी मांग लेगा, लेकिन विक्रम उन्हें देखे बिना ही वहां से निकल गया। तब धनंजय को एहसास हुआ कि विक्रम ने दरअसल उसे कभी अपना प्रतिद्वंदी माना ही नहीं था, और ये देख धनंजय विक्रम की सोच को सलाम करते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कारवां की ओर आगे बढ़ गया। सभी लोगों ने कारवां से अपने अपने जरूरत की वस्तुओं को लिया और इसी तरह एक और दिन समाप्त हो गया। रात के समय विक्रम की सेना और कारवां ने पास पास में ही अपने अपने शिविर बनाए। रात के भोजन की समाप्ति के बाद अचानक से विक्रम कारवां में आए और गंभीर होकर आदेश देते हुए कहा, उस बेवकूफ को मेरे सामने लेकर आओ। कुछ देर बाद एक आदि मानव जैसा इंसान विक्रम के सामने आया। वो बहुत थका हुआ मालूम हो रहा था। असल में वो कारवां विक्रम के ही लोगों का था। विक्रम उसे इस प्रकार देख थोड़ा हैरान था। उसने उस आदि मानव जैसे इंसान से पूछा, क्या तुमने उस पर अत्याचार किए हैं? अमर, जो कि विक्रम के बगल में खड़ा था, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हमारे पास इतना कहाँ था कि हम ऐसा कुछ कर पाते। ये काम वैदराज का है। विक्रम वैदराज का नाम सुन सारी बात समझ चुका था। उसने अमर को आधे से ही रोक बोल उठा, वैदराज सोमाली सच में इन लोगों से काफी नफरत करते हैं और इन लुटेरों को देख सच में पागल ही हो जाते हैं। लेकिन विक्रम को वैदराज के लुटेरों को इस तरह नफरत करने के पीछे का कारण पता था। उनके पूरे परिवार को लुटेरों की बिरादरी ने जान से मार दिया था और उनके घरों को तबाह कर दिया था। इसी वजह से स्वाभाविक था कि वैदराज के हाथ अगर उनका कोई आदमी लगे तो वे उन्हें इसी तरह की सेवा प्रदान करते। शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करेगा। विक्रम ने शांत होते हुए गहरी सांस ली। तब तक अमर एक लुटेरे को विक्रम के पास लेकर आया। विक्रम ने देखा कि उस लुटेरे पर काफी जुल्म किए गए थे। विक्रम ने अमर से जोश के साथ पूछा, इसका नाम क्या है? जी युवराज, मधुसूदन। विक्रम ने हाथ बंधे हुए मधुसूदन को देखा और उसे ऐसा करते देख मधुसूदन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, जो भी पूछना है पूछो और फिर मुझे मार डालो। विक्रम ने मधुसूदन की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिरादरी के लोग खान में छुपे हुए हैं। मधुसूदन विक्रम को देख गुस्से के साथ हंसते हुए चिल्लाया, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं इस उत्तर का जवाब दूंगा? अरे तुम राक्षस कहीं के, मुझे तुमसे नफरत है और तुम चाहे मुझे मार भी डालो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना कहते ही मधुसूदन विक्रम को देख जोर जोर से हंसने लगा। कौन है ये लुटेरे और क्यों इन्होंने वैदराज सोमाली के पूरे परिवार को मार दिया? क्या विक्रम लुटेरों के ठिकाने का पता लगा पाएगा और क्या